अध्याय 24 सेक्टम सेम्प्रा। रात के काम से हैरी थक तो गया था, लेकिन वो बहुत खुश था। अगली सुबह उसने सम्मोहन की क्लास में रॉन और हर्माइनी को पूरी बात बता दी। इससे पहले उसने अपने आसपास बैठे विद्यार्थियों पर ध्वनि दमन सम्मोहन कर दिया था। वे दोनों इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि उसने किस तरह स्लगहॉर्न से याद निकलवा ली थी। बहरहाल, जब उसने उन्हें वोल्डेमॉर्ट के हॉर्क्रक्सों के बारे में बताया तो वे हैरान रह गए। उन्हें इस बात पर भी हैरानी हुई कि अगर डंबलडोर को कोई हॉर्क्रक्स मिल गया तो वे हैरी को भी अपने साथ ले जाएंगे। जब हैरी ने आखिरकार उन्हें पूरी बात बता दी तो रॉन बोला, वाह! वह बिना सोचे समझे अपनी छड़ी छत की दिशा में लहरा रहा था और उसे जरा भी पता नहीं था कि वह क्या कर रहा था। वाह! तुम सचमुच डंबलडोर के साथ जाओगे और उसे नष्ट करने की कोशिश करोगे। वाह! रॉन, तुम बर्फ बना रहे हो, हरमाइनी ने धैर्य से कहा और रॉन की कलाई पकड़कर छड़ी छत की तरफ से दूर हटा ली, जहां से बर्फ के बड़े बड़े सफेद गोले गिरने लगे थे। हैरी ने देखा कि पास वाली टेबल से लेवेंडर ब्राउन हरमाइनी को गुस्से से घूर रही थी। बहुत लाल आंखों से उसे घूरते देखकर हरमाइनी ने तत्काल रॉन का हाथ छोड़ दिया। ओह हाँ, रॉन ने अपने कंधों के नीचे थोड़ी हैरानी से देखा। माफ करना, ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी को भयंकर डैंड्रफ हो गए हों। उसने हरमाइनी के कंधे से थोड़ी नकली बर्फ हटाई। लेवेंडर रोने लगी। रॉन के चेहरे पर अपराध बोध आ गया और उसने उसकी तरफ पीठ घुमा ली। हम अलग अलग हो गए हैं, उसने हैरी को अपने मुंह के कोने से बताया। कल रात को जब उसने मुझे हरमाइनी के साथ लड़कों के कमरे के नीचे आते देखा था। जाहिर है वो तुम्हें नहीं देख पाई, इसलिए उसने सोचा कि हम दोनों अकेले ही ऊपर से आ रहे थे। आह, हैरी ने कहा। वैसे तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? नहीं, रॉन ने स्वीकार किया। जब वो चिल्ला रही थी तो बुरा लग रहा था, लेकिन कम से कम मुझे संबंध तोड़ना तो नहीं पड़ा। डरपोक, हरमाइनी ने कहा, हालांकि वो थोड़ी खुश दिख रही थी। रोमांस के लिए कल की रात बुरी थी। जिनी और डीन भी अलग हो गए हैरी। हैरी को लगा कि ये बताते समय हरमाइनी की आंख में समझ भरा भाव था, लेकिन वह यह बात कैसे जान सकती थी कि उसका दिल अचानक नाचने लगा था। अपने चेहरे को वह जितना भावहीन बना सकता था और अपनी आवाज को जितना उदासीन बना सकता था, उतना बनाते हुए उसने पूछा, कैसे? ओह, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात थी। जिनी ने कहा कि डीन हमेशा तस्वीर के छेद के पास उसे धक्का देने की कोशिश करता है, जैसे वह उसमें से अकेले नहीं चढ़ सकती हो, लेकिन उनका संबंध बरसों से डामाडोल था। हैरी ने क्लासरूम के दूसरी तरफ बैठे डीन पर निगाह डाली। वह निश्चित रूप से दुखी दिख रहा था। जाहिर है इससे तुम दुविधा में पड़ गए हो, है ना? हरमाइनी ने कहा। हैरी ने जल्दी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्विडिच टीम, हरमाइनी ने कहा। अगर जिनी और डीन की बातचीत बंद है। ओह हाँ, हैरी ने कहा। फिल्टविक, रॉन ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा। सम्मोहन के नाट्य टीचर उनकी तरफ लहराते हुए आ रहे थे। सिर्फ हरमाइनी ही सिरके को शराब में बदलने में कामयाब हुई थी। उसके कांच का गिलास गहरे लाल द्रव से भरा था, जबकि हैरी और रॉन के गिलासों का द्रव अब भी काला भूरा था। प्रोफेसर फिल्टविक ने उल्हाना देते हुए कहा, लड़कों, बातचीत कम करो, काम ज्यादा करो, मुझे कोशिश करके दिखाओ। उन्होंने एक साथ अपनी छड़ी उठाई और अपनी पूरी शक्ति से ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने छड़ी अपने गिलास की तरफ कर दी। हैरी के गिलास का सिरका बर्फ में बदल गया। रॉन के गिलास में विस्फोट हो गया। प्रोफेसर फिल्टविक ने टेबल के नीचे से दोबारा निकलते हुए और अपने हैट के ऊपर से कांच के टुकड़े हटाते हुए कहा, अच्छा, तो होमवर्क में इसकी प्रैक्टिस करना। सम्मोहन के बाद उनका एक दुर्लभ खाली पीरियड था और वे एक साथ कॉमन रूम तक गए। लेवेंडर के साथ अपने संबंध खत्म होने को लेकर रॉन बहुत खुश लग रहा था। हरमाइनी भी खुश दिख रही थी, लेकिन जब हैरी ने उससे पूछा वो क्यों मुस्कुरा रही है, तो वह बोली, दिन सुहाना है। दोनों में किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हैरी के मन में एक जबरदस्त युद्ध चल रहा था। वह रॉन की बहन है, लेकिन उसने डीन को छोड़ दिया है। वह अब भी रॉन की बहन है। मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। इससे स्थिति और खराब हो जाती है। अगर मैं उससे पहले बात कर लूँ, वह मुझे मारेगा, लेकिन अगर मुझे परवाह न हो, वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। हैरी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि वे तस्वीर के छेद में से होते हुए धूप भरे कॉमन रूम में पहुंच गए थे। उसने 7th ईयर के विद्यार्थियों को समूह में देखा, लेकिन तब तक कोई कुछ नहीं समझ पाया जब तक हरमाइनी यह नहीं चिल्लाई, केटी, तुम लौट आई, तुम ठीक हो गई? हैरी ने घूर कर देखा। यह सचमुच केटी बेल थी, जो बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी और उसके प्रसन्न दोस्त उसे घेरे हुए थे।
मैं सचमुच ठीक हो चुकी हूँ, उसने खुशी से कहा। उन्होंने सोमवार को मुझे सेंट मंगोस से छोड़ दिया था। मैंने घर पर मम्मी डैडी के साथ कुछ दिन बिताए और आज सुबह यहाँ लौट आई। लीन अभी अभी मुझे मैगलेगन और पिछले मैच के बारे में बता रही थी, हैरी। हाँ, हैरी ने कहा। अब तुम लौट आई हो और रॉन ठीक हो चुका है। अब हमारे पास चीलगाहट को रौंदने का अच्छा मौका है, जिसका मतलब है कि हम अब भी कब जीत सकते हैं। सुनो केटी, उसे उससे तत्काल यह सवाल पूछना था। उसकी जिज्ञासा ने जिनी को भी कुछ समय के लिए उसके दिमाग से निकाल दिया। उसने अपनी आवाज नीची कर ली जब कैटी के दोस्त अपना बैग और बाकी सामान उठाने लगे, क्योंकि उन्हें रूपांतरण की क्लास के लिए देर हो रही थी। वह हार, क्या तुम याद कर सकती हो कि वह तुम्हें किसने दिया था? नहीं, केटी ने अपना सिर दुख से हिलाते हुए कहा। हर कोई मुझसे यही पूछ रहा है, लेकिन मुझे जरा भी पता नहीं है। मुझे जो आखिरी चीज याद है वो यह है कि मैं थ्री ब्रूम स्टिक के लेडीज बाथरूम में घुस रही थी। हरमाइनी ने पूछा, तो तुम निश्चित रूप से बाथरूम में गई थी? देखो, मुझे बस इतना पता है कि मैंने दरवाजा धकाया था, केटी ने कहा। इसलिए मुझे लगता है कि जिसने भी मुझ पर सम्मोहन किया था वह इसके ठीक पीछे खड़ा था। उसके बाद मेरी याददाश्त खाली है, जब तक कि 2 सप्ताह पहले मुझे सेंट बंगोज में होश नहीं आया। सुनो, अच्छा रहेगा कि मैं चल दूं। मैं आज ही लौटी हूँ, लेकिन इसके बाद भी प्रोफेसर मैकगोनिगल मुझे लाइनें लिखने की सजा दे सकती हैं। उसने अपना बैग तथा पुस्तकें उठाई और जल्दी से अपने दोस्तों के पीछे चली गई। हैरी, रॉन और हर्माइनी खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठकर उसकी कई बातों पर विचार करने लगे। तो यह कोई लड़की या औरत होगी जिसने केटी को वो हार दिया था, हरमाइनी ने कहा, क्योंकि यह काम लेडीज बाथरूम में हुआ था। या फिर कोई लड़का होगा जो लड़की या औरत दिखता होगा, हैरी ने कहा। यह मत भूलो कि हॉगवर्ट्स में भेसबदलकारी की कढ़ाई भरी हुई थी। हम जानते हैं कि इसमें से कुछ चोरी हो गया था। उसने अपने मन में तस्वीर देखी कि क्रैब और गोयल लड़कियां बनकर चले जा रहे हैं। हैरी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मती काढ़े का एक घूंट पी लूं और दोबारा आवश्यकता कक्ष में जाने की कोशिश करूं। यह तो काढ़े की बर्बादी होगी, हरमाइनी ने साफ कह दिया और स्पेलमैन सिलेबरी पुस्तक नीचे रख दी, जिसे उसने अभी अभी बैग से निकाला था। किस्मत एक सीमा तक ही तुम्हारा साथ दे सकती है, हैरी। स्लगहॉर्न वाली बात अलग थी। तुम में पहले से ही उन्हें राजी करने की क्षमता थी। तुम्हें तो बस परिस्थितियों को थोड़ा डालना था। किस्मत तुम्हें किसी सशक्त सम्मोहन के पार नहीं ले जा सकती। अपने बाकी के कार्डों को बर्बाद मत करो। अगर डंबलडोर तुम्हें साथ ले जाते हैं तो तुम्हें खुशकिस्मती काढ़े की जरूरत पड़ेगी। उसने अपनी आवाज फुसफुसाहट में बदलते हुए नीचे कर ली। क्या हम कुछ और काढ़ा नहीं बना सकते? रॉन ने हरमाइनी की बात को नजरअंदाज करते हुए हैरी से पूछा। इसका बहुत सारा स्टॉक हो तो अच्छा रहेगा, जरा पुस्तक में देखना। हैरी ने अपनी उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक बैग से निकाली और खुशकिस्मती काढ़े वाले पन्ने को देखा। ओह, यह तो बहुत ही जटिल है, उसने पदार्थों की सूची पर नजर दौड़ाते हुए कहा। और उसमें 6 महीने लगते हैं। इसे बहुत लंबे समय तक पकाना पड़ता है। तब तो यह बहुत ही मुश्किल है, रॉन बोला। हैरी अपनी पुस्तक दोबारा रखने वाला था, तभी उसने पन्ने के कोने को मुड़ा हुआ देखा। उसने उसे पलटा कर देखा तो वहां सेक्टम सेम्प्रा मंत्र लिखा था, जिसके नीचे लिखा था, दुश्मनों के लिए। उसने इस पन्ने को कुछ सप्ताह पहले निशान लगाने के लिए मोड़ा था। उसे अब तक यह पता नहीं चल पाया था कि इस मंत्र से क्या होता है, और इसका प्रमुख कारण यह था कि वो इसे हरमाइनी के आसपास रहते समय जांच करके नहीं देखना चाहता था। बहरहाल वह सोच रहा था कि अगली बार जब भी मैगलेगन उसके पीछे से आएगा तो वह इस मंत्र का उस पर प्रयोग कर देगा। केटी बेल के स्कूल लौटने में सिर्फ एक ही व्यक्ति खास खुश नहीं था, वह था डीन थॉमस, क्योंकि अब उसे धावक की जगह से हटना पड़ रहा था। जब हैरी ने उसे बताया तो उसने बड़ी हिम्मत से इस सदमे को सहा और सिर्फ हुंकार भरकर कंधे उचका दिए। हालांकि हैरी को यह स्पष्ट एहसास था कि उसके मुड़ते ही डीन और सीमस उसकी पीठ पीछे बगावत के अंदाज में कुछ बड़बड़ाने लगे थे। अगले पखवाड़े में हैरी की कप्तानी में होने वाली सबसे अच्छी क्विडिच प्रैक्टिस हुई। मैगलेगन के जाने और केटी के लौट आने से टीम इतनी खुश थी कि सभी बहुत बढ़िया खेले। जिनी डीन के साथ संबंध टूटने से जरा भी परेशान नहीं दिख रही थी। इसके विपरीत वह तो टीम की जान थी। तूफान के करीब आने पर रॉन चिंता से गोल के सामने ऊपर नीचे कूदने लगता था, जिसकी नकल जिनी इतनी अच्छी तरह करती थी कि सबको बहुत मजा आता था। वह हैरी के मैगलेगन को आदेश देने की भी नकल करती थी, जिसके ठीक बाद हैरी बेहोश हो गया था। हैरी भी बाकी लोगों के साथ हंसता था और जिनी की तरफ देखने के इस मासूम बहाने पर बहुत खुश होता था। प्रैक्टिस के दौरान उसे कई पहलवानों से चोट पहुंची, क्योंकि जिनी के कारण वह सुनहरी गेंद पर अपनी आंखें नहीं टिका पा रहा था। उसके दिमाग में अब भी लड़ाई चल रही थी, जिनी या रॉन।
कई बार वह यह सोचता था कि लेवेंडर वाली घटना के बाद रॉन को उसका जीनी के साथ घूमना फिरना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, लेकिन फिर उसे रॉन के चेहरे का भाव याद आ गया जब उसने जिनी और डीन को चूमते हुए देखा था। उसे यकीन था कि अगर हैरी जिनी का हाथ भी पकड़ ले तो भी रॉन को गद्दारी लगेगी। बहरहाल हैरी न चाहते हुए भी खुद को जिनी के साथ बातें करने से, उसके साथ हंसने से, प्रैक्टिस के बाद उसके साथ लौटने से नहीं रोक पाया। चाहे उसकी अंतरात्मा कितनी भी दुखे, वह उसके साथ अकेले रहने के बहाने खोजने लगा। अगर स्लगहॉर्न अपनी पार्टी दे दें तो यह आदर्श मौका रहेगा, क्योंकि तब रॉन आसपास नहीं रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से स्लगहॉर्न ने पार्टी देना ही छोड़ दिया था। एक दो बार हैरी ने हरमाइनी की मदद लेने के बारे में सोचा, लेकिन उसे नहीं लगा कि वह उसके चेहरे पर आने वाले आत्मसंतुष्टि के भाव को झेल सकता है। जब भी वह जिनी को निहारता था या उसके मजाकों पर हंसता था, तो हरमाइनी के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव नजर आने लगता था। मामला इस बात से और भी जटिल हो गया, क्योंकि उसके मन में लगातार यह चिंता भी बनी रहती थी कि अगर वह जिनी के सामने घूमने फिरने का प्रस्ताव नहीं रखेगा, तो जल्दी ही कोई और ये प्रस्ताव रख देगा। वह और रॉन कम से कम इस बात पर एक मत थे कि वह बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। कुल मिलाकर खुशकिस्मती काढ़े का एक और घूंट पीने का प्रलोभन हर दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जैसा हरमाइनी ने कहा था, यह तो परिस्थितियों को थोड़ा अनुकूल बनाना था। मई के शांत दिन धीरे धीरे खिसकते रहे, और जब भी हैरी जिनी को देखता था तो रॉन उसके ठीक पीछे रहता था। हैरी किस्मत के उस झटके के लिए बेताब था जो रॉन को यह एहसास दिला दे कि उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से होनी चाहिए कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी बहन आपस में प्यार करने लगे, और वह उन दोनों को कुछ सेकंड के लिए अकेला छोड़ दे। इसका कोई मौका नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंतिम क्विडिच मैच करीब आ रहा था। रॉन हर समय हैरी के साथ रणनीतियों पर बातचीत करना चाहता था और किसी दूसरी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। सिर्फ रॉन का ही यह हाल नहीं था। गरुड़द्वार चीलघात मैच में पूरे स्कूल की बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि इसी मैच से चैंपियनशिप का फैसला होना था। अगर गरुड़द्वार चीलघात को 300 से ज्यादा अंतर से हरा दे तो वे चैंपियनशिप जीत जाएंगे। यह काम तो बड़ा था, लेकिन हैरी की टीम इस वक्त जितना शानदार खेल रही थी, उतना पहले कभी नहीं खेली थी। अगर वे 300 पॉइंट से कम से जीतते हैं तो वे चीलघात के बाद दूसरे नंबर पर आएंगे। अगर वे 100 पॉइंट से हारते हैं तो वे मेहनत कश के बाद तीसरे नंबर पर आएंगे, और अगर वे 100 से ज्यादा अंतर से हारते हैं तो वे चौथे स्थान पर रहेंगे। हैरी ने सोचा कि कोई भी उसे यह बात कभी भूलने नहीं देगा कि उसकी कप्तानी में गरुड़द्वार की टीम 2 सदियों में पहली बार चौथे स्थान पर रही है। इस महत्वपूर्ण मैच के पहले हमेशा जैसी ही स्वाभाविक घटनाएं हुई। प्रतिद्वंदी हाउसों के विद्यार्थी गलियारों में विरोधी टीम के खिलाड़ियों को धमकाने लगे। खिलाड़ियों के पास से गुजरने पर उनके बारे में व्यंग्यात्मक तुकबंदियां जोर जोर से बोली जाने लगी। टीम के सदस्य या तो सबके सामने घमंड से इतराते रहते थे, या फिर क्लासों के बीच बाथरूम की तरफ उल्टी करने के लिए भागते रहते थे। न जाने क्यों यह मैच हैरी के दिमाग में जिनी के लिए उसकी योजना की सफलता या असफलता से जुड़ गया। वह यह एहसास करने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर वे 300 पॉइंट से ज्यादा अंतर से जीत जाते हैं तो उल्लास का माहौल और मैच के बाद अच्छी जोरदार पार्टी खुशकिस्मती काढ़े के जोरदार घूंट जितनी ही अच्छी हो सकती है। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद हैरी अपनी दूसरी महत्वाकांक्षा को नहीं भूला था, यह पता लगाना कि मैलफॉय आवश्यकता कक्ष में क्या कर रहा था। चूंकि मैलफॉय नक्शे में अक्सर नहीं दिखता था, इसलिए उसने अंदाजा लगा लिया कि मैलफॉय अब भी उस कक्ष में काफी समय बिता रहा था। हालांकि हैरी यह उम्मीद खोने लगा था कि वो कभी उस कमरे के भीतर पहुंचने में सफल हो पाएगा, लेकिन इसके बावजूद वह जब भी आसपास होता था तो अंदर घुसने की कोशिश करता था। बहरहाल आग्रह को बार बार घुमा फिरा कर कहने के बावजूद दीवार पर दरवाजा प्रकट नहीं हुआ। चीलघाट के खिलाफ होने वाले मैच से कुछ दिन पहले हैरी कॉमन रूम से निकला और डिनर करने के लिए नीचे की तरफ अकेला चल दिया। रॉन उल्टी करने के लिए पास वाले बाथरूम में चला गया था, और हरमाइनी प्रोफेसर वेक्टर के पास एक गलती के बारे में बात करने गई थी, जो उसके हिसाब से उसने अंकों के जादुई महत्व के पिछले निबंध में कर दी थी। महज अपनी आदत के चलते हैरी 7वीं मंजिल के गलियारे में गया और उसने चलते चलते नक्शे की जांच की। एक पल के लिए तो उसे मैलफॉय कहीं नहीं दिखा और उसने सोचा कि वह जरूर आवश्यकता कक्ष में होगा, लेकिन तभी उसने देखा कि मैलफॉय का छोटा सा लेबल लगा बिंदु 1 मंजिल नीचे लड़कों के बाथरूम में था। उसके साथ क्रैब या गोयल नहीं थे, बल्कि मायूस मीना थी।
हैरी ने इस अस्वाभाविक जोड़ी की तरफ घूरना तभी बंद किया जब वह एक सूट ऑफ आर्मर से टकरा गया। इससे हुए तेज धमाके से वह होश में आ गया। वह जल्दी से वहां से भागा ताकि फिल्च ना आ जाए। वह तेजी से संगमरमर की सीढ़ी उतरा और नीचे वाले गलियारे में दौड़ने लगा। बाथरूम के बाहर उसने दरवाजे से कान लगा दिए। जब उसे कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने बहुत धीरे से दरवाजा खोल दिया। ड्रेको मैल्फॉय दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। उसके हाथ सिंक के दोनों कोनों को पकड़े हुए थे और उसका सफेद सुनहरा सिर झुका हुआ था। ऐसा मत करो, एक टॉयलेट से मायूस मीना की आवाज आई। ऐसा मत करो, मुझे बताओ क्या गड़बड़ है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैल्फॉय ने कहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, यह काम नहीं होगा, और अगर मैंने इसे जल्दी से नहीं किया तो वे कहते हैं कि वे मुझे मार डालेंगे। हैरी को इतना गहरा सदमा लगा कि वह उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। मैल्फॉय रो रहा था, सचमुच रो रहा था। आंसू उसके पीले चेहरे से बहते हुए गंदे बेसिन में गिरने लगे। मैल्फॉय सुबकते हुए आहें भरता रहा और फिर बुरी तरह कांपने के बाद उसने चटके हुए आईने में देखा। तब जाकर उसने देखा कि उसके कंधे के पीछे से हैरी उसे घूर रहा था। मैल्फॉय ने पलटते हुए छड़ी निकाल ली। हैरी ने भी तत्काल अपनी छड़ी निकाल ली। मैल्फॉय का मंत्र हैरी के बस कुछ इंच दूर से निकल गया, जिससे उसके पीछे की दीवार पर लगा लैंप टूट गया। हैरी ने एक तरफ को छलांग लगाकर सोचा, आकाशगामी, और अपनी छड़ी लहराई, लेकिन मैल्फॉय ने मंत्र को रोक दिया और दूसरा मंत्र पढ़ने के लिए अपनी छड़ी ऊपर की। नहीं, नहीं, मत लड़ो, मायूस मीना चिल्लाई और उसकी आवाज टाइलों वाले बाथरूम में जोर से गूंजी। रुको, रुको! एक जोरदार धमाका हुआ और हैरी के पीछे के डिब्बे में विस्फोट हुआ। हैरी ने एक पैर बंधन शाप देने की कोशिश की, जो मैल्फॉय के कान के पीछे वाली दीवार से टकराकर लौटा और उसने मायूस मीना के पीछे वाले वाटर टैंक को चकनाचूर कर दिया। मायूस मीना की चीख निकल गई और हर तरफ पानी फैलने लगा। हैरी फिसल गया और मैल्फॉय अपने चेहरे को विकृत करते हुए चिल्लाया, पीड़ी, सेक्टम सेम्प्रा! हैरी फर्श से गरजा और उसने अपनी छड़ी तेजी से लहराई। मैल्फॉय के चेहरे और सीने से खून बहने लगा, जैसे उसे किसी अदृश्य तलवार ने काट दिया हो। वह पीछे की तरफ गिरा, जिससे पानी से भरे फर्श पर जोरदार छपाक की आवाज आई। उसके बेजान दाहिने हाथ से छड़ी गिर गई। नहीं, हैरी ने हाँफते हुए कहा। फिसलते और लड़खड़ाते हुए हैरी उठकर खड़ा हुआ। वो मैल्फॉय की तरफ लपका, जिसका चेहरा अब लाल पड़ गया था। उसके सफेद हाथ उसके खून से नहाए सीने पर खरोच रहे थे। नहीं, मैंने यह नहीं। हैरी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा था। वो मैल्फॉय के पास घुटने टेक कर बैठ गया, जो अब अपने ही खून के तालाब में बुरी तरह कांप रहा था। मायूस मीना ने कान फोड़ू चीख निकाली, हत्या! बाथरूम में हत्या! हत्या! हैरी के पीछे का दरवाजा खुल गया और उसने दहशत में ऊपर देखा। स्नेप बाथरूम में आ गए थे और उनका चेहरा आग बबूला था। हैरी को झटके से एक तरफ करके वे मैल्फॉय के ऊपर झुके, अपनी छड़ी निकाली और उसे उन गहरे जख्मों के ऊपर फेरा जो हैरी के शाप के कारण हुए थे। वे एक मंत्र भी बुदबुदाते जा रहे थे, जो किसी गीत जैसा लग रहा था। खून बहना बंद हो गया। स्नेप ने मैल्फॉय के चेहरे पर लगा खून साफ किया और अपना मंत्र दोहराया। अब जख्म ठीक होने लगे थे। हैरी अब भी एक टक देख रहा था और अपने किए पर दहशत में था। उसे एहसास ही नहीं था कि वह खुद भी खून और पानी में लथपथ है। मायूस मीना अब भी ऊपर सुबक और बिसुर रही थी। जब स्नेप ने तीसरी बार प्रतिकारक मंत्र पढ़ दिया तो उन्होंने मैल्फॉय को उठाकर खड़ा कर दिया। तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। निशान रह सकते हैं, लेकिन अगर तुम तत्काल डिटेनी ले लेते हो तो तुम उससे भी बच सकते हो। जाओ। स्नेप मैल्फॉय को सहारा देकर बाथरूम के बाहर ले गए। वे दरवाजे पर पहुंचकर ठंडे आवेश से भरी आवाज में बोले, और पॉटर, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। हैरी के मन में एक पल के लिए भी इस आदेश की अवहेलना करने का विचार नहीं आया। वह कांपता हुआ धीरे धीरे खड़ा हुआ और गीले फर्श को देखता रहा। उसकी सतह पर खून के धब्बे लाल फूलों की तरह तैर रहे थे। वह मायूस मीना को चुप रहने के लिए भी कुछ नहीं बोल पाया, जब वह लगातार बढ़ती खुशी के साथ चीखती और सुबकती रही। स्नेप 10 मिनट बाद लौटे। बाथरूम में आने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया। जाओ, उन्होंने मीना से कहा, जो तत्काल अपने टॉयलेट में चली गई। पीछे खामोशी रह गई। मैं यह नहीं करना चाहता था, हैरी ने तत्काल कहा।
उसकी आवाज ठंडी पानीदार जगह पर गूंज रही थी। मैं नहीं जानता था कि वो मंत्र क्या करता है, लेकिन स्नेप ने उसकी इस बात को अनसुना कर दिया। जाहिर है मैंने तुम्हें कम आंका था पॉटर, उन्होंने धीरे से कहा। कौन सोच सकता है कि तुम इस तरह का शैतानी जादू जान सकते हो? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया? मैंने इसे कहीं पढ़ा था। कहाँ? लाइब्रेरी की पुस्तक में, हैरी ने तत्काल झूठ करते हुए कहा। मैं याद नहीं कर सकता कि यह मैंने किस पुस्तक में। झूठे, स्नेप ने कहा। हैरी का गला सूख गया। वो जानता था कि स्नेप क्या करने वाले थे और वो इसे कभी रोक नहीं पाया था। बाथरूम उसकी आंखों के सामने कांप रहा था। उसने अपने मस्तिष्क से सारे विचार बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी हाफ ब्लड प्रिंस की उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक उसके दिमाग के सामने धुंधले तरीके से तैर आती थी और वह गीले बाथरूम में स्नेप की तरफ दोबारा देख रहा था। उसने स्नेप की काली आंखों में घूरा और नाउम्मीदी के साथ यह उम्मीद की कि स्नेप वह नहीं देख पाए हों जिसका उसे डर था। लेकिन अपना स्कूल बैग मेरे पास लाओ, स्नेप ने धीरे से कहा, और स्कूल की अपनी सारी किताबें भी, सारी, उन्हें यहाँ मेरे पास लाओ अभी। बहस करने से कोई फायदा नहीं होना था। हैरी तत्काल मुड़ा और छप-छप करता हुआ बाथरूम से बाहर निकला। गलियारे में पहुंचने के बाद वह गरुड़दार टावर की तरफ भागने लगा। ज्यादातर विद्यार्थी दूसरी तरफ जा रहे थे। उसे पानी और खून में लथपथ देखकर उनके मुंह हैरानी से खुले रह गए, लेकिन उसने भागते समय किसी के भी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वह स्तब्ध महसूस कर रहा था, जैसे उसका कोई प्रिय पालतू जानवर अचानक वहशी हो गया हो। प्रिंस ने इस तरह का मंत्र अपनी किताब में क्यों लिखा? और जब स्नेप इसे देखेंगे तो क्या होगा? क्या वे स्लगहॉर्न को बता देंगे? हैरी के पेट में उथल पुथल होने लगी। हैरी पूरे साल काढ़ों में इतने अच्छे परिणाम कैसे हासिल कर रहा था? क्या वे उस पुस्तक को जब्त कर लेंगे या नष्ट कर देंगे जिसने हैरी को इतना कुछ सिखाया था? वह पुस्तक जो एक तरह से उसकी मार्गदर्शक और दोस्त बन गई थी। हैरी ऐसा नहीं होने देगा, वो कभी नहीं होने देगा। तुम कहाँ थे? तुम इतने गीले क्यों हो? क्या यह खून है? रॉन सीढ़ियों पर ऊपर खड़ा था और हैरी को देखकर चकरा रहा था। मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, हैरी ने हाँफते हुए कहा। तुम्हारी काढ़े वाली पुस्तक, जल्दी से मुझे दे दो। लेकिन हाफ ब्लड प्रिंस वाली तुम्हारी पुस्तक का क्या हुआ? मैं बाद में बताऊंगा। रॉन ने बैग से अपनी उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक निकालकर हैरी को दे दी। हैरी उसके पास से होते हुए भागा और कॉमन रूम में लौट गया। वहां उसने अपना स्कूल बैग उठाया, कई विद्यार्थियों की हैरान निगाहों को नजरअंदाज किया जो अपना खाना खत्म करके लौट चुके थे, और तस्वीर वाले छेद से बाहर निकलकर तेजी से 7वें मंजिल के गलियारे की तरफ जाने लगा। वह नाचते दैत्यों की दीवार दरी के पास अचानक रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर चलने लगा। मुझे अपनी पुस्तक छुपाने के लिए एक जगह चाहिए। मुझे अपनी पुस्तक छुपाने के लिए एक जगह चाहिए। मुझे अपनी पुस्तक छुपाने के लिए एक जगह चाहिए। 3 बार वह खाली दीवार के सामने से गुजरा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो आखिरकार आवश्यकता कक्ष का दरवाजा सामने था। हैरी ने उसे झटके से खोला, अंदर घुसा और उसे धड़ाम से बंद कर दिया। वह हाँफने लगा। जल्दबाजी, दहशत और बाथरूम में जो होने वाला था उसके डर के बावजूद वह आश्चर्य से देखने लगा। वह एक बड़े चर्च के आकार के कमरे में खड़ा था जिसकी ऊंची खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। यह ऊंची दीवारों का शहर दिख रहा था और हैरी जानता था कि हॉगवर्ट्स में रहने वाले की कई पीढ़ियों ने यहाँ सामान छिपाए होंगे। गलियां और सड़कें थी जिनके आसपास टूटे और खराब फर्नीचर के ढेर थे। शायद उन्हें गलत जादू के सबूत मिटाने के लिए यहाँ रखा गया होगा, या फिर महल पर गर्व करने वाले घरेलू जिन्नों ने छिपाया होगा। हजारों पुस्तकें थी जो या तो प्रतिबंधित थी या रंगी अथवा चुराई हुई थी। इसके अलावा पंखदार गुलेले और फ्रेंड फ्रिस्बी भी थे, जिनमें से कुछ में तो अब भी इतनी जान बाकी थी कि वे बाकी प्रतिबंधित वस्तुओं के पहाड़ों के ऊपर आधे अधूरे मन से मंडरा रहे थे। जम चुके काढ़ों की चटकी हुई शीशियां थी, हैट, आभूषण, चोगे, ड्रैगन के अंडे के छिलके, कॉर्क लगी शीशियां जिनके अंदर का सामान बुरी तरह चमक रहा था, कई जंग लगी तलवारें और खून से सनी एक भारी कुल्हाड़ी। इस सारे छिपे खजानों के बीच हैरी जल्दी से सामने की तरफ एक गली में भागा। वह एक दैत्य की विशाल मूर्ति के पास से मुड़ा, थोड़ी दूर भागा, उस टूटी हुई गायब होने वाली अलमारी के पास से बाईं तरफ मुड़ा जिसमें मोंटेग्यू पिछले साल गुम हो गया था। आखिरकार वो एक बड़ी अलमारी के पास ठहरा जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस पर एसिड फेंका गया हो। उसने अलमारी का चरमराता हुआ दरवाजा खोला। अंदर एक पिंजरा रखा था जिसके भीतर का प्राणी बहुत पहले ही मर चुका था। उसके कंकाल के 5 पैर थे
उसने हाफ ब्लड प्रिंस की पुस्तक पिंजरे के पीछे ठूस दी और अलमारी बंद कर दी। वो एक पल के लिए ठहरा। उसका दिल भयंकर तरीके से धड़क रहा था। उसने अटाले के ढेर को देखा। क्या वो इतने कबाड़े के बीच इस जगह को दोबारा खोज पाएगा? उसने पास वाले बक्से के ऊपर से एक बदसूरत बूढ़े जादूगर की मूर्ति का टूटा हुआ धड़ उठाकर उस अलमारी के ऊपर रख दिया जहां उसने पुस्तक छिपाई थी। उसने जादूगर की मूर्ति के ऊपर एक धूल भरी पुरानी विग और एक बदरंग मुकुट रख दिया ताकि यह आसानी से पहचान में आ जाए। फिर वह छिपे हुए कबाड़े की गलियों से पूरी तेजी से भागता हुआ दरवाजे तक गया और वापस गलियारे में पहुंच गया। उसने अपने पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद किया जो फौरन दीवार में बदल गया। हैरी फुर्ती से नीचे वाली मंजिल के बाथरूम की तरफ भागा और भागते समय उसने रॉन की उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक अपने बैग में डाल ली। 1 मिनट बाद वह स्नेप के सामने था। उन्होंने बिना कुछ कहे हैरी के स्कूल बैग की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हैरी ने हांफते हुए उन्हें बैग दे दिया। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था और वह इंतजार करने लगा। एक एक करके स्नेप ने हैरी की सारी पुस्तक निकाली और उनकी जांच की। सबसे आखिर में सिर्फ काढ़े की ही पुस्तक बची थी जिसे खोलने से पहले उन्होंने उसे काफी गौर से देखा। पॉटर, क्या ये तुम्हारी किताब है? हाँ, हैरी ने अब भी तेज तेज सांस लेते हुए कहा। तुम्हें पूरा यकीन है पॉटर? हाँ, हैरी ने थोड़े जोश से कहा। यह तुम्हारी उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक है जिसे तुमने फ्लरिश एंड बॉल से खरीदा था? हाँ, हैरी ने दृढ़ता से कहा। स्नेप ने पूछा, तो फिर इसके कवर पर रूनील वाजिल क्यों लिखा है? हैरी का दिल एक पल के लिए धक रह गया। यह मेरा निकनेम है, उसने कहा। तुम्हारा निकनेम? स्नेप ने दोहराया। हाँ, मेरे दोस्त मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, हैरी बोला। मैं निकनेम का मतलब समझता हूँ, स्नेप ने कहा। उनकी ठंडी काली आंखें एक बार फिर हैरी की आंखों में देख रही थी। हैरी ने उनकी तरफ न देखने की कोशिश की। अपना दिमाग बंद कर लो, अपना दिमाग बंद कर लो। लेकिन वह यह कभी नहीं सीख पाया था कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है। जानते हो पॉटर, मुझे क्या लगता है? स्नेप ने बहुत धीमे से कहा। मुझे लगता है कि तुम झूठे और धोखेबाज हो और तुम्हें टर्म खत्म होने तक हर शनिवार को मेरे साथ सजा काटनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है पॉटर? मैं इसे सहमत नहीं हूँ सर, हैरी ने कहा और अब भी स्नेप से आंखें नहीं मिलाई। ठीक है, हम देखते हैं कि सजाओं के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है, स्नेप ने कहा। शनिवार को सुबह 10 बजे पॉटर, मेरे ऑफिस में। लेकिन सर, हैरी ने हताशा में ऊपर देखते हुए कहा। क्विडिच आखिरी मैच 10 बजे, स्नेप ने फुसफुसा कर कहा और मुस्कुराए जिससे उनके पीले दांत दिखने लगे। बेचारा गरुड़ द्वार, मुझे डर है कि इस साल चौथे स्थान पर रहेगा। और इसके बाद वे एक शब्द भी बोले बिना बाथरूम से चले गए। हैरी चटके हुए आईने में घूरता रहा। उसे यकीन था कि उसे इस समय जितनी जोर से मतली आ रही थी उतनी रॉन को जिंदगी में कभी नहीं आई होगी। मैं यह नहीं कहूंगी कि मैंने तुम्हें इस बात की चेतावनी दी थी, हरमाइनी ने 1 घंटे बाद कॉमन रूम में कहा। छोड़ो भी हरमाइनी, रॉन गुस्से से बोला। हैरी डिनर करने नहीं गया। उसकी भूख मर चुकी थी। उसने रॉन, हरमाइनी और जिनी को पूरी बात बता दी थी। हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। खबर बहुत तेजी से फैल गई थी। मायूस मीना ने महल के हर बाथरूम में जाकर यह खबर फैलाने की जिम्मेदारी ले ली थी। पेंसी पाकिस्तान मेल्फॉय से अस्पताल में मिलने गई थी। इसके बाद पेंसी ने हैरी पर आरोप लगाने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। स्नेप ने स्टाफ को सारी बात बता दी थी। प्रोफेसर मैगोनिगल ने हैरी को पहले ही 15 मिनट तक फटकारा था। उन्होंने उसे बताया कि वह उसकी खुशकिस्मती है कि उसे स्कूल से नहीं निकाला गया और वे टर्म के अंत तक स्नेप की हर शनिवार की सजा से पूरी तरह सहमत हैं। हरमाइनी आखिरकार खुद को यह कहने से रोक नहीं पाई। मैंने तुमसे कहा था कि वो प्रिंस कुछ गड़बड़ है और मैं सही थी, है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम सही थी, हैरी ने दृढ़ता से कहा। हरमाइनी के लेक्चर के बिना ही उसके सामने बहुत सी मुश्किलें थी। जब उसने गरुड़द्वार की टीम को बताया कि वो शनिवार को नहीं खेल पाएगा तो उनके चेहरे के भाव ही उसकी सबसे बुरी सजा थे। अब जिनी की आंखें उस पर टिकी थी, लेकिन वो उसे नजरें नहीं मिलाना चाहता था। वो वहां निराशा या गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। उसने बस जिनी को बता दिया था कि वो शनिवार को खोजी के रूप में खेलेगी और डीन उसकी जगह पर टीम में धावक बन जाएगा। अगर वे जीत गए तो शायद मैच के बाद के जश्न में जिनी और डीन में सुलह हो जाएगी। यह विचार हैरी के दिल को किसी बर्फीले चाकू की तरह भेद गया।
हैरी, हरमाइनी ने कहा, तुम उस पुस्तक की तरफदारी कैसे कर सकते हो जब उस मंत्र ने तुम उस पुस्तक के बारे में बोलना बंद करो, हैरी ने झिड़कते हुए कहा। प्रिंस ने उस मंत्र को सिर्फ उतारा था, ऐसा नहीं था कि वो किसी को उसका प्रयोग करने की सलाह दे रहा था। जहां तक हम जानते हैं वो किसी चीज को लिख रहा था जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ था। मुझे इस पर यकीन नहीं है, हरमाइनी ने कहा। दरअसल तुम अपना बचाव मैंने जो किया मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा। मैं चाहता हूँ कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे 1 दर्जन सजाएं मिली हैं। तुम जानती हो कि मैं जानते बूझते हुए इस तरह का मंत्र किसी पर नहीं पढ़ता, मेलफॉय पर भी नहीं। लेकिन तुम प्रिंस को दोष नहीं दे सकती। उसने यह नहीं लिखा था, इसे आजमा कर देखो, यह सचमुच अच्छा मंत्र है। वो तो सिर्फ खुद के याद करने के लिए इसे लिख रहा था, किसी और के लिए नहीं। क्या तुम यह कह रहे हो, हरमाइनी ने कहा, कि तुम दोबारा उस पुस्तक को लेने जा रहे हो? हाँ, मैं उसे लाऊंगा, हैरी ने जोर देते हुए कहा। सुनो, प्रिंस के बिना मैं खुशकिस्मती काढ़ा कभी नहीं जीत पाता। मैं कभी नहीं जान पाता कि रॉन को जहर से कैसे बचाना है, और कभी भी गाने में निपुणता की प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर पाते जिसके तुम हकदार नहीं थे, हरमाइनी ने दुष्टता से कहा। छोड़ो भी हरमाइनी, जीनी ने कहा। हैरी इतना हैरान और कृतज्ञ हुआ कि ऊपर देखने लगा। ऐसा लगता है कि मेलफॉय उसे अक्षम में श्राप देने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हैरी के पास बचाव के लिए मंत्र था। जाहिर है मुझे खुशी है कि हैरी को श्राप नहीं लगा, हरमाइनी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से आहत थी। लेकिन तुम उस सेक्टम संप्रा मंत्र को अच्छा नहीं कह सकती। देखो जिनी, उसने हैरी को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, और मैच में तुम्हारी संभावनाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा था। ओह, क्विडिच के बारे में कुछ मत बोलो क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं समझती हो, जिनी ने झटके से कहा। कुछ बोलकर तुम खुद को शर्मिंदा ही करोगी। हैरी और रॉन घूरने लगे। हरमाइनी और जिनी की आमतौर पर अच्छी पटरी जमती थी, लेकिन इस वक्त वे दोनों हाथ बांधकर गुस्से से विपरीत दिशाओं में घूर रही थीं। रॉन ने घबराकर हैरी की तरफ देखा, फिर यूं ही एक पुस्तक उठाकर उसके पीछे अपना मुंह छिपा लिया। हैरी जानता था कि वह इसका बहुत कम हकदार था, लेकिन अचानक वो बहुत खुश हो गया। हालांकि उनमें से कोई भी बाकी शाम एक दूसरे से कुछ नहीं बोला। उसकी खुशी बहुत कम समय तक कायम रही। अगले दिन नाग शक्ति वालों के ताने झेलने थे और गरुड़द्वार वालों का बहुत गुस्सा भी झेलना था, जो बहुत दुखी थे कि उनके कप्तान ने आखिरी मैच में खुद पर प्रतिबंध लगवा लिया था। चाहे वो हरमाइनी से जो भी कहे, शनिवार तक हैरी खुशकिस्मती काढ़े के बदले में रॉन, जिनी और बाकी लोगों के साथ क्विडिच पिच तक जाना पसंद करता। यह लगभग असहनीय था कि वह धूप में बाहर जा रहे विद्यार्थियों के समूह से दूर मुड़ जाए। वे सभी गुलाब, हैट, बैनर और स्कार्फ लहराते हुए जा रहे थे। वह पत्थर की सीढ़ियां उतरकर तहखाने में चलता गया, जब तक कि दूर से आती भीड़ की आवाजें धीमी नहीं हो गई। हैरी जानता था कि वह कमेंट्री का एक भी शब्द, ताली या शोर नहीं सुन पाएगा। ओह पॉटर, स्नेप ने कहा जब हैरी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और जाने पहचाने ऑफिस में दाखिल हुआ। हालांकि स्नेप अब ऊपर की मंजिल पर पढ़ाने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने पुराने ऑफिस को अब तक खाली नहीं किया था। यहाँ अब भी पहले की तरह मध्यम रोशनी थी और दीवारों में बने खानों पर चारों तरफ रंगीन काढ़ों की शीशियां रखी थी, जिनमें मरी हुई चिपचिपी चीजें तैर रही थीं। जिस टेबल पर हैरी को बैठना था, उस पर बहुत से जाले लगे बॉक्स रखे थे। ऐसा लग रहा था कि यह उबाऊ, मुश्किल और फालतू काम होगा। मिस्टर फिल्च इन पुरानी फाइलों को साफ करने के लिए किसी को खोज रहे थे, स्नेप ने धीरे से कहा। इनमें हॉगवर्ट्स के गलत काम करने वालों और उनकी सजाओं के रिकॉर्ड हैं। जहां स्याही हल्की हो गई है या चूहों ने कार्ड को नुकसान पहुंचा दिया है, वहां तुम्हें अपराधों और सजाओं की नकल करनी होगी और उन्हें अक्षर के क्रम से बॉक्सों में दोबारा जमाना होगा। और हाँ, तुम जादू का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है प्रोफेसर, हैरी ने कहा और इन शब्दों में जितनी हिकारत भर सकता था उतनी भर दी। मुझे लगता है कि तुम, स्नेप ने अपने होठों पर दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, बॉक्स नंबर 1012 से 1056 तक का काम शुरू कर दो। तुम्हें वहां कुछ जाने पहचाने नाम मिलेंगे, जिससे काम में तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। यह देखो, उन्होंने झटके से सबसे ऊपर वाले बॉक्स में से एक कार्ड बाहर निकाल कर पढ़ा। जेम्स पॉटर और सीरियस ब्लैक बर्ट्रैम ऑब्री पर गैर कानूनी मंत्र का प्रयोग करते हुए पकड़े गए। ऑब्री का सिर सामान्य से दुगने आकार का हो गया था। दोहरी सजा। स्नेप व्यंग से हंसे। यह सोचना कितना आरामदायक है कि हालांकि वे जा चुके हैं, लेकिन उनकी महान उपलब्धियों का रिकॉर्ड अब भी मौजूद है।
हैरी को अपने पेट में खलबली की जानी पहचानी अनुभूति हुई। जवाब देने से खुद को रोकने के लिए उसने अपनी जीभ दबा ली और एक बॉक्स अपनी तरफ खींच लिया। जैसा कि हैरी ने अंदाजा लगाया था, यह बेकार और नीरस काम था। साथ ही जैसे स्नेप ने निश्चित रूप से योजना बनाई होगी, उसके पेट में उस वक्त जोर का झटका लगता था जब वो अपने डैडी या सीरियस का नाम पढ़ता था, जो आमतौर पर बहुत से गलत कामों में साथ रहते थे। कभी कभार उनके साथ रीमस ल्यूपिन और पीटर पेटिग्रू के नाम भी मिल जाते थे। उनके बहुत से अपराधों और सजाओं की नकल करते समय वह सोच रहा था कि बाहर क्या हो रहा होगा, जहां मैच अभी अभी शुरू हुआ होगा। जिनी चो के खिलाफ खोजी के रूप में खेल रही होगी। हैरी ने बार बार दीवार पर टिक टिक करती बड़ी घड़ी की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि यह सामान्य घड़ी से आधी रफ्तार से चल रही थी। शायद स्नेप ने इस पर बहुत धीरे चलने का जादू कर दिया होगा। उसे यहाँ आए अभी आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो चुका होगा। जब घड़ी में 12:30 बज गए तो हैरी का पेट गुड़गुड़ाने लगा। स्नेप हैरी को काम सौंपने के बाद से कुछ नहीं बोले थे। उन्होंने आखिरकार 1:10 पर ऊपर देखा। मुझे लगता है कि इतना काफी है, उन्होंने ठंडेपन से कहा। तुमने जहाँ काम छोड़ा है वहाँ निशान लगा दो। तुम अगले शनिवार को 10 बजे वहीं से फिर काम शुरू करोगे। जी सर। हैरी ने एक मुड़े हुए कार्ड को बॉक्स में कहीं भी ठूस दिया और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया ताकि स्नेप कहीं अपना इरादा न बदल ले। वह तेजी से पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ा और पिच की तरफ से किसी आवाज को सुनने के लिए अपने कानों पर जोर डालने लगा, लेकिन वहां खामोशी थी। इसका मतलब यह था कि मैच खत्म हो गया था। वह भीड़ भरे हॉल के बाहर ठिठका। फिर वह संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर भागा। चाहे गरुड़द्वार की टीम जीते या हारे, यह आमतौर पर अपने कॉमन रूम में ही जश्न या दुख मनाती थी। कैसे हालचाल हैं? उसने मोटी औरत से पासवर्ड बोला और सोचने लगा कि उसे अंदर जाने क्या मिलेगा। मोटी औरत का चेहरा भावहीन था जब उसने जवाब दिया, तुम खुद ही देख लो। और फिर वह आगे की तरफ झूल गई। उसके पीछे वाले छेद से जश्न की गर्जना बाहर निकली। हैरी आंखें फाड़ कर देखने लगा। जब उसे देखते ही लोग चीखने लगे। कई हाथों ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया। हम जीत गए, रॉन ने सामने आकर हैरी की तरफ चांदी का कप लहराते हुए कहा। हम जीत गए। स्कोर था 450 और 140। हम जीत गए। हैरी ने चारों तरफ देखा। जिनी उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। जिनी के चेहरे पर एक सख्त जलता हुआ भाव था जब उसने अपनी बाहें हैरी के गले में डाल दी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई योजना बनाए, बिना यह चिंता किए कि 50 विद्यार्थी देख रहे थे, हैरी ने उसे चूम लिया। कई लंबे पलों बाद, या हो सकता था आधे घंटे बाद, या कई धूप भरे दिनों के बाद वे अलग हुए। कमरे में अचानक बहुत खामोशी छा गई थी। फिर कई लोग सीटी बजाने लगे और खीखी करने लगे। जिनी के सिर के ऊपर से हैरी ने देखा कि डीन थॉमस के हाथ में एक टूटा हुआ गिलास था और रोमिल्डा वेन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उठाकर कुछ मारने वाली हो। हरमाइनी मुस्कुरा रही थी, लेकिन हैरी की निगाह तो रॉन को खोज रही थी। आखिर उसे रॉन दिख गया। वह अब भी कप पकड़े था और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। एक पल के लिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर रॉन ने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया, जिसका मतलब हैरी ने यह लगाया, अच्छा, अगर तुम बहुत चाहते हो। उसके सीने वाला जानवर विजय के उल्लास में गरजने लगा। हैरी ने जिनी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बिना कुछ कहे तस्वीर के छेद की तरफ इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि वे मैदान में काफी दूर तक घूमने जा रहे थे, जिस दौरान अगर उन्हें समय मिला तो वे मैच के बारे में भी बातचीत कर सकते थे।